हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नए सब्जेक्ट की, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। हमने अभी तक जो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर की जो पूरा सिलेबस है वो कवर कर दिया। अब हम बीफार्म सेकेंड सेमेस्टर में से बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर रहे हैं और यूनिट बाय यूनिट जो है हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है। हम क्या समझते हैं बायोकेमिस्ट्री का शब्द से, बायोकेमिस्ट्री शब्द से हम क्या समझते हैं, पहला। दूसरा, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की, और बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप होती है, मोटा मोटा हम इसमें क्या पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री को अगर आप तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, संधि विच्छेद, ठीक है। तो आ जाएगा बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। मीनिंग क्या है, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, जीव विज्ञान, और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। अब देखिए, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जब लिविंग बींग्स की भी अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस मतलब ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी चीजें होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी को हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पढ़ते हैं और चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, है ना। इस बॉडी के अंदर जितने भी हमारी बायोलॉजी चलती है उसमें क्या क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कि ह्यूमन बॉडी में जीव विज्ञान के अंदर क्या क्या रसायन अभिक्रियाएं घटित होती हैं, उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, जैव रासायनिक विज्ञान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी बॉडी में ये हमारा चुन्नू लाल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ खाना खाया, ठीक, वो हमारे इसके स्टमक में गया और स्टमक में जो है वो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। अब डाइजेस्ट कैसे हुआ, आपको पता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ये अपना जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो रिलीज होता है। वो कैसे वर्क करता है, तो अब ये HCl भी कहाँ से रिलीज हुआ, कैसे, कौन सी एनर्जी चेंज हुई, कन्वर्ट, मतलब बेसिक जो सबसे लास्ट, जब से सबसे स्टार्टिंग से हम शुरुआत करते हैं, उस पूरे सब्जेक्ट को हम इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। अब ये तो हमने बताया कि ये अपना बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, हम ये पढ़ते क्यों हैं, व्हाई, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो यू शुड एटलीस्ट नो कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। देखिए, इसका रीज़न क्या है, अभी आप सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है आपका फार्माकोलॉजी, ठीक है। इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो कि कोई ड्रग, ये आपकी बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कोई ड्रग है, ठीक है। अब ये ड्रग बॉडी के अंदर गई, इसने यहाँ क्या उथल पुथल करी, ठीक है। ये जो दुखी थे, आपकी बॉडी दुखी है, आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, परेशान है आपकी बॉडी। अब ये ड्रग आई और इसने अचानक सबको खुश कर दिया, देखिए, और सब कुछ यहाँ ओके हो गया, सब कुछ प्रॉपर हो गया। तो इस ड्रग ने ऐसा अंदर आके किया क्या, ठीक है, वो ड्रग कैसे एक्ट कर रही है आपकी बॉडी में, उसके बारे में आप इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी आपस में कैसा तालमेल बना के रख रही है, आपस में बॉडी कैसे एक्ट करती है, तभी तो जब तीसरा इंसान आएगा, तीसरी जो ड्रग आएगी, उसको आप समझ पाओगे। इसलिए बोलते हैं ना, पहले खुद को समझो, जो खुद को समझ गया वो दूसरे को भी समझ गया,
ठीक है। तो आप अपनी बॉडी को अगर आपने समझ लिया तो कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में आके वो क्या एक्शन देगी, क्या शो करेगी, वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं कि बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा पहला टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो कुछ एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, और क्या बचा, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इन एलिमेंट से बेसिकली 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। इनसे हमारी बॉडी मिलकर, इन एलिमेंट से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है, ठीक है। हम बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं क्या होता है। अगर हम सबसे पहले कार्बन की बात करें, इसको हम देखते हैं। सबसे मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो अपना कार्बन ही है, ठीक है। आपको पता है, आप ये बात को भली भांति, इस बात से आप वाकिफ हैं कि जो कार्बन है वो क्या है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है। कहने का क्या मतलब है, वो एक बार में 4 अलग अलग या सेम कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब ध्यान से समझिएगा कैसे। CH3 कुछ भी H, NH3 या NH2 COOH, ठीक है। 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ, इसे एसिमेट्रिक बोलते हैं। ये तो आइसोमेरिज्म में आगे पढ़ेंगे, इसमें आप ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं। उसके बाद फर्दर ये जो है, अगर इसको भी आप तोड़ो तो ये भी 3 हाइड्रोजन में एक्सचेंज हो जाएगा। इसको भी अगर आप तोड़ो तो COOH, इसको भी तोड़ोगे NH2। तो उसके बाद फर्दर फिर, मतलब कहने का क्या मतलब है कि कार्बन के पास अनलिमिटेड चेन रिएक्शन के लिए बहुत स्कोप है कि कार्बन से जो है हम बहुत सारी चेन फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार में जो है ऐसे करके सो ऑन हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार में 4 कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। आप किसी भी कार्बन को देख लीजिए इधर, ठीक है, ये 4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 2 3 4, 3 4, ठीक है। एक यहाँ पर आ जाएगा X Y Z और एक भी पूरा, वैसे ही बीच का ये ले लीजिए 1 2, ये पूरा 3, चौथा ये पूरा, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर क्या है, बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये सब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मेजर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। आपने यहाँ पर एक आप शब्द सुनोगे, ठीक है, उसका नाम है मोनोमेरिक यूनिट। अगर आपको, अभी मुझे पता है आप पहला नया नया पढ़े, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह है मोनोमेरिक यूनिट। अभी सब अलग अलग हम पढ़ रहे हैं, अब हम सबको इकट्ठा करेंगे। मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7। ये आपको पता है चीजें, छोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूं, मोनोमेरिक मतलब 1। मोनोमेरिक यूनिट मतलब जिस यूनिट में, आपने देखा होगा ना, आर्मी की भी एक यूनिट होती है। यूनिट मतलब जिस, मान लो ये एक यूनिट है, ये मान लो एक यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट में अगर हम मोनोमेरिक, किसी मोनोमेरिक यूनिट की बात करें तो इसमें जितने भी, अगर हम फॉर एग्जांपल हम अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें अगर हम, तो इस मोनोमेरिक यूनिट में, मतलब इस मोनोमेरिक यूनिट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब क्या होंगे, अमीनो एसिड ही होंगे। देखिए ये सब क्या है, अमीनो एसिड ही है। इससे जो बनेगा बायोमोलिक्यूल, इससे जो बनेगा, जैसे इससे बनता है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन क्या है, ये मोनोमेरिक नहीं है, ठीक है। लेकिन मोनोमेरिक मतलब, मोनो मतलब एक, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनता है। मोनोसैकेराइड मतलब एक सैकेराइड है उसमें, एक, ठीक है। उससे क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे, ठीक है। तो जो ये बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये किससे बनते हैं, मोनोमेरिक यूनिट से बनते हैं।
अब कुछ मेजर बायोमॉलिक्यूल, इन मोनोमेरिक को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब आपने इसको कैसे याद रखना है बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई बिल्डिंग है, ये देखिए ये क्या है, कोई बिल्डिंग है, ऐसे होती है ना बिल्डिंग इस टाइप की, कोई ये बहुत कुछ मंजिला मकान है एकदम, ठीक है, ये खिड़कियां हैं इसकी, ऐसे मान लीजिए। तो ये इसके अलग अलग ब्लॉक्स, अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो मान लो ये इसका फ्रंट ब्लॉक है, ये साइड है, ये साइड है, और ये पीछे का ब्लॉक है। तो ऐसे करके इन ब्लॉक्स को मिला के जो है पूरी बिल्डिंग बनी है। वैसे ही जो है अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिला के जो है पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही जो है छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट को बना के पूरा जो है बायोमॉलिक्यूल्स हमारे निर्मित होते हैं, बनते हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और क्या इनका एक्शन होता है, ये क्या करते हैं उसके बारे में हम इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा चीजें। ठीक है, नया नया सब्जेक्ट है तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। मैं एक बार पूरा चार्ट बना देता हूं इसका। तो यह है आपके बायोमॉलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स और मेजर फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बायोमॉलिक्यूल्स की। अगर हम बात करें, बेसिकली 5 बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। मैं पहले 5 लिख लेता हूं। प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन सिंगल लेते हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड। ठीक है, अब इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन से हमें क्या, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब किन चीजों से, किससे मिलके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या है, मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, हम यू कर देता हूं। तो अमीनो एसिड, अब देखिए इसको भी पढ़ेंगे हम, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक, बहुत सारे अमीनो एसिड मिले फिर प्रोटीन बन गया आपका। ठीक है, अब मेजर फंक्शन क्या है इसका, बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या है, बेसिस मतलब क्या है, एक मेजर जो रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट में किसके, सेल के लिए। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन। दूसरा है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किससे बनता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये मेन क्या करता है, हेरिडिटी, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये इंफॉर्मेशन, जैसे किसी के फादर के बाल झड़े हैं तो उसके भी बाल झड़ जाएंगे, ये क्या है, जेनेटिक है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी के क्या बोलते हैं, फादर के कान के इधर साइड बाल होते हैं तो उसके भी होंगे बेटे के। अच्छा, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि मान लो कोई लड़का है, अब ये देख, अब कंसेप्ट है, ठीक है, ये बाप है, फादर है, ठीक है, अब इसका बेटा है, बाप ने मेहनत करी, 2 बच्चे हुए उसके, ठीक है, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, ये बेटी है, ये बेटी की चुटिया है, ठीक है, चोटी, सॉरी गलत मत समझिएगा, ठीक है, बेटी थोड़ा खूबसूरत सी बना देते हैं, ठीक है, ये है बेटा। अब बेटी के तो सर में बाल हैं, ठीक है, अब बाप गंजा है तो बेटा गंजा हो गया। बेटी क्यों नहीं हुई गंजी, बेटी भी तो गंजी होनी चाहिए, बेटी को भी तो इसी ने पैदा किया। उसका रीजन क्या है, देखो एक्चुअली होता क्या है, जो मेल होता है, अगर आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम का, मेल और फीमेल, मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। ये पेपर में नहीं आएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। और जितने भी अपीयरेंस को लेके जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो Y क्रोमोसोम के अंदर होती है। तो इसके पास इसके पास XY है, और जो इसकी पार्टनर होगी, मतलब इन बच्चों की माँ, यहाँ है माँ, अरे माँ बड़ी हो गई थोड़ा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन दोनों के मेट से ये दोनों बच्चे हुए हैं। अब बाप के पास तो XY है, माँ के पास XX है।
अब इनके पास क्या जाएगा, एक्स वाई और एक्स एक्स बेटी के पास, ठीक है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वाई, जेनेटिक, ठीक है। लेकिन बेटी के पास तो सिर्फ इस बाप का एक्स जा रहा है, इस माँ का एक्स जा रहा है, और बेटे के पास इस बाप का वाई जा रहा है और माँ का एक्स जा रहा है। अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो इस वजह से जो है इस वाई क्रोमोसोम की वजह से बाप की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जो अपीयरेंस को लेके होती हैं, वो बेटे में आती हैं, लेकिन बेटी में नहीं आती है। खैर, इसको हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए क्या करता है, आरएनए आपका राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये किससे बनते हैं, मोनोसैकेराइड्स से, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ग्लूकोज भी से बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, आपको शॉर्ट टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखना, अब बताइए, शॉर्ट टर्म एनर्जी आपने देखा होगा, आप थक गए हैं, आप थक के घर रूम पे आए हैं और आपको तुरंत आपने ग्लूकॉन डी पिया और आप एकदम एनर्जेटिक हो गए। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि हम ग्लूकॉन डी ही क्यों लेते हैं, आप देखिए, ग्लूकॉन डी, हम ग्लूकॉन एल क्यों नहीं लेते हैं, दो फॉर्म में आता है ना, डी और एल। डी क्या है, एल क्या है, डी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल है लीवो रोटेटरी। तो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म ही क्यों लेते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मैं एक थोड़ा सा भी क्वेश्चन आ गया दिमाग में तो मैं पुट कर रहा हूं कि देखो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को जो है, प्लेन पोलराइज लाइट इस फॉर्म में होती है, यूनिडायरेक्शन, ठीक है, जो इसको ये पास होती है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को जो लेफ्ट की ओर मूव कर दे, लेफ्ट की ओर मतलब इधर की लेफ्ट की ओर मूव कर दे, ठीक है, तो वो हो जाता है लीवो रोटेटरी, और जो राइट की ओर मूव कर दे वो हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और हमारी बॉडी में जो ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और इसीलिए जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म जो है हमारी बॉडी के लिए सूटेबल होती है, इसलिए हम ग्लूकॉन डी यूज करते हैं, पीते हैं, ग्लूकॉन एल नहीं पीते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लूकॉन डी हमारी बॉडी के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स हैं उसमें, एनर्जी, अब शुगर, सिंपल शुगर और वाटर का मिक्सचर भी आप पियोगे तो भी आपको एनर्जी आ जाएगी, शॉर्ट टर्म एनर्जी के लिए यूज होता है। और जो लिपिड है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड में, ठीक है, और ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, हमारे पास रहते हैं। जब कभी फास्टिंग वगैरह, आप उपवास वगैरह रखते हो तो यही फैटी एसिड जो है और उस समय आपको एनर्जी देते हैं। तो ये है आपका सिंपल जो है बायोमॉलिक्यूल्स का चार्ट। इसमें हमने ये चीजें पढ़ी है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सेल के बारे में। आपको पता है सेल क्या होती है। अब सेल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आपने जो है सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा 12th में, नहीं तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। सेल जो होती हैं आपकी दो टाइप की होती हैं। पहले तो सेल क्या होती है, बेसिक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ठीक है, इकाई होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई होती है ये, ठीक है, जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है बताइए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें जो सेल वॉल होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियस होता है जो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और इसमें वेल डिफाइंड होता है। हम किस में आते हैं, हम यूकैरियोटिक में आते हैं, मतलब हम यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें आपका जो सेल वॉल होता है, वो जो मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड होती है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होती है, स्मूथ होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसमें रिजिड होती है, इसमें फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है।
तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें ये साइज में बहुत छोटा होता है और ये एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है आपका थोड़ा सा सेल के बारे में है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक ही क्यों है, प्रोकैरियोटिक क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हमें यूकैरियोटिक यूज होगा जो हमें अभी पढ़ रहे हैं। ये है आपका सेल, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपका एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता है इसके अंदर डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, 2 टाइप का होता है, यहाँ भी होता है थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं इसके साइड में, ठीक है, ये जो डॉट डॉट है क्या है, राइबोसोम्स हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है गोल्जी ऑपरेटस होता है, इसमें लाइसोसोम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, सुइसाइडल बैग्स इसे हम बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं इसमें, लाइसोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इस टाइप से, मेरी आर्ट बहुत बुरी है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या होता है, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका एक टिपिकली सेल मैंने बना दिया बहुत गंदा सा। ऐसे करके आप अगर गूगल में भी देखोगे तो आपको पूरा सेल का अच्छा खासा स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म आता है, उसका नाम है एपोप्टोसिस। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अजीब सा नाम, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होती है, देखो आपको पता है ना, हर किसी का जो है टाइम लिखा हुआ है, अमर कोई भी नहीं है। अब बताइए मैंने कितनी गहरी बात बोल दी। तो सेल का भी एक टाइम होता है जब इसके ऑर्गन जो है काम, जिसके ये ऑर्गन्स हैं जो इसके ऑर्गन सेल के, तो ये ऑर्गन्स ही है ना, तो जब ये काम करना कम कर देते हैं, धीरे 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 ये खराब होने लग जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सेल की नेचुरल डेथ हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये उससे एकदम अलग है कि जैसे हम कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से कट वगैरह लग गया है, सर फट गया है एकदम, है ना, तो उसमें भी सेल्स क्या होती हैं कि रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, बहुत गहरा कोई कट लग गया है, सेल रप्चर हो जाती है ना, तो उसमें जो सेल की डेथ हुई है वो अलग चीज है। एपोप्टोसिस मतलब नेचुरल डेथ सेल की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जैसे रेडिएशन वगैरह में भी, रेडिएशन वगैरह से भी अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, आप देखते होंगे जो धूप में बाइक चलाते हैं तो स्किन पूरी, अगर उसने हाफ पहनी हुई है शर्ट, तो स्किन पूरी यहाँ तक जो है काली हो जाती है, यहाँ से ऊपर को देखा गोरी स्किन हो जाती है। तो ये जो काली स्किन है वो क्या है, जो सन की रेज है उसने आके उसे क्या कर दिया, रेडिएशन की वजह से जो वहाँ पर सेल जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो सेल है वो क्या हो गए, किल हो गए, उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से स्किन पूरी डल हो गई है, ठीक है, बर्न हो गई है स्किन, ठीक है। ये सन बर्न वगैरह होता है, फोरहेड वगैरह में भी हो जाता है कभी कभी, है ना, वो एपोप्टोसिस नहीं है। एपोप्टोसिस मतलब नेचुरल सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने आज बेसिक्स कुछ पढ़े हैं, एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। हम उसमें मेन ही चीजों को टच करेंगे। हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री यूज होती है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी में जहां पर कहां पर केमिस्ट्री यूज होती है उस सब्जेक्ट को, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले कुछ ऐसे जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, ऐसे करके कुछ एलिमेंट हमने पढ़े जिनसे क्या होता है, जो ये एलिमेंट है हमारी बॉडी को मैन्युफैक्चरिंग करने में, बॉडी को बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं। कार्बन के बारे में हमने पढ़ा, वैलेंसी 4 होती है, चेन फॉर्म करने के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होती हैं, सिंगुलर यूनिट होती है मोनोमेरिक यूनिट, जिससे मिलके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी इसे कहते हैं, और इससे मिलके जो है बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमने कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा था प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, इससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, और सेल के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हमने पढ़ा था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से ये बना रहता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए भी 2 टाइप का होता है, आपने अगर पढ़ा होगा, एक होता है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। खैर इसकी बातें हम बाद में करेंगे।
तो जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बायोसिंथेसिस के लिए हम यूज होता है ये। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स हमने पढ़ा था जो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है और शॉर्ट टर्म एनर्जी के लिए यूज होता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है। और ये क्या होता है, फैटी एसिड से बनता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे। उसके बाद हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। हम यूकैरियोटिक में आते हैं। उसके बाद हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसके कुछ जो ऑर्गनी है उसके बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट टर्म हमने पढ़ा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब हमने पढ़ा था, एपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब देखिए मैंने क्या बोला, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब जो है सेल की नेचुरली डेथ हो जाती है उसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगली वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, अपना अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें हम अपने साथ साथ जो और कंसेप्ट हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म के कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिक क्या होते हैं, सिमेट्रिक क्या होता है, कायरल, एकायरल, ये सब कंसेप्ट को हम लेते हुए चलेंगे, ताकि हम आगे चल के जो बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, तो इनमें जो है हम एकदम से क्लियर हो सके, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये चैनल और ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।